अच्छा जी, 8th शेड्यूल जो है, गुड्स स्पेसिफाइड 8th शेड्यूल शैल बी चार्ज एट सच रेट एंड सब्जेक्ट कंडीशन एंड लिमिटेशन स्पेसिफाइड देयरिन। जो रिड्यूस रेट्स पे कुछ चीजें जो है ना उनको दिया जाता है, वो 8th शेड्यूल में उनका जिक्र है। जैसे सेकंड हैंड एंड वॉर्न क्लोथिंग और फुटवेयर जो है, वो इनकी ये हेडिंग भी है, ये 5% इस पे सेल्स टैक्स है। नेचुरल गैस जो है उस पर भी 5% है, फर्टिलाइजर प्लांट के यूज के लिए एंड फीड स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है। फॉस्फेरिक एसिड है इंपोर्टेड बाय फर्टिलाइजर के लिए, उसमें भी 5% है। मतलब इसमें काफी चीजें हैं जिनमें कम है, जो इसका रेट जो है रिड्यूस रेट में यूज होती है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, टेक्सटाइल भी थी पूरी की पूरी, और उसके बाद उसको दोबारा स्टैंडर्ड रेट पे कर दिया गया है। इसके अलावा ये सैनमा ऑटोग्राफिक इक्विपमेंट है, उस पे भी जो प्रोजेक्टर्स वगैरह हैं, उसके प्रोजेक्टर्स के पार्ट्स हैं, और जो फिल्म मेकिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उन पे भी रिड्यूस रेट है। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर, अगर जी बताएं। सर कोई भी अगर ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो रिड्यूस रेट पे अगर आता है तो उसके लिए जरूरी है फिर वो सेल्स टैक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाए? असल में जो ये चीजें गुड्स बेच रहा होता है, ये फैसिलिटी सारी है जो सेल्स टैक्स एक्ट में आएगा। अगर सेल्स टैक्स एक्ट में वो फॉल नहीं कर रहा, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो फिर अनरजिस्टर्ड, तो वो उसकी ना अनवाइस कर सकता है ना कुछ कर सकता है। उसके लिए तो जरूरी भी क्यों है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि सर लास्ट ईयर कुछ बेकरी आइटम्स ऐसी थी जो वो रिड्यूस रेट 7.5% के हिसाब से वो चार्ज उस पे किया जाता था, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कोई भी करता है तो वो फिर पीओएस के हवाले से भी देखा गया उसे कि ये बेकर्स वाले जितने भी हैं इन्हें रजिस्टर्ड किया जाए पीओएस में, क्योंकि ठीक ये है। 7.5 रिड्यूस रेट में तो टैक्स तो पे करते हैं, और वैसे भी एरिया वाइज भी देख लिया गया। नहीं, अगर वो टैक्स पे करते थे फिर तो वो रजिस्टर्ड होंगे सर अनरजिस्टर्ड कैसे पे कर सकता है टैक्स? बिल्कुल ठीक सर। तो उसके लिए जरूरी है सर पहले फिर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो, अगर रिड्यूस रजिस्टर्ड रेट पे? होगा ही तो वो टैक्स तो चार्ज कर सकेगा ना, बिल्कुल उसके अलावा तो वो चार्ज ही नहीं कर सकता। राइट सर। सर ये ना जब भी हम सेल टैक्स का थोड़ा सा शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो होती है वो HS कोड सामने आ जाते हैं जिनको कंपेयर करना होता है। तो ये सर HS कोड थोड़ा सा हमें समझा दें, वो इसी से शायद। गुड, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। अच्छा, HS कोड ये होता है, पाकिस्तान में हर प्रोडक्ट को एक कोड अलॉट कर दिया गया है। कस्टम्स में आपका, क्योंकि हम तो आए थे जब तो कस्टम और सेल्स टैक्स ये इकट्ठा था, तो हमें इत्तेफाक हुआ उसमें, और फिर मैं इंपोर्ट में भी रहा, काफी देर पोस्टेड रहा। तो हर जो आइटम है, कोई भी आइटम, एक आप लगा लें, एक कस्टम टैरिफ आता है हर साल, उसमें जो भी पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट यूज हो रही है, एक एक चीज का, वैसे इसका इंटरनेशनली ये है, अलॉट किए गए हैं सबको कोड, तो हर चीज को एक कोड अलॉट कर दिया गया है, तो वो उसी में स्पेसिफाई करेगी। जो ये थाउजेंड्स में है, एक बहुत, ये हमारा जितना सेल्स टैक्स एक्ट है इससे कहीं मोटा वो टैरिफ होता है, तो उसमें एक एक चीज मेंशन है जिसका, तो जब कस्टम्स अथॉरिटी इंपोर्ट स्टेज पे उस पर टैक्सेशन करते हैं, तो वो उनके कोड के हिसाब से उनको टैक्स लगाया जाता है या फीड होता है सिस्टम। तो ये होता है कोड, जो हर चीज को एक को अलॉट किया गया है इसको। जी, और इसके रिलेटेड कुछ बात? अच्छा जी, इसमें आगे फिर मोटर कार्स हैं, उन पे भी रिड्यूस रेट है 12.5% पे लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो मोटर कार्स हैं 850 सीसी तक। इसी तरह लोकली मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हैं तो 1800 से जो उनको 1800 से अप टू 1800 सीसी जो है उसको 8.5% है। अगर फ्रॉम 1801 टू 2500 सीसी होगी तो उसका 12.75% सेल्स टैक्स है। गुड सप्लाई फ्रॉम टैक्स एग्जेम्प्ट एरियाज, जैसे फाटा पाटा वगैरह से अगर टैक्स सप्लाई किया जाता है तो वो
टैक्सेबल एरियाज को किया जाता है तो उस पर 16% सेल्स टैक्स होगा। पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, नोटबुक और अदर इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया की जो इस HS कोड में चीज़ें आती होंगी, ये जो किया गया है तो उस पे भी रिड्यूस रेट का टैक्स है, रिड्यूस रेट है। जैसे सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, देयर ऑफ द प्रीशियस मेटल ऑफ द मेटल प्लेट एंड प्रीशियस मेटल्स, जो इसमें इसका HS कोड आता है 3% है। नो इनपुट टैक्स इज एडजस्टेबल, के टोटल पे वो 3% है और उस पर इनपुट टैक्स एडजस्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल, ये सबके इंटरेस्ट का शेड्यूल है, लेकिन इसमें मैंने वो इसमें जो है सेलुलर फोन जो इंपोर्ट होते हैं उन पे टैक्स के क्या रेट है सर। तो इसमें जो सर 8th स्केड्यूल जो आपने सर अभी बताया था उसमें सीरियल नंबर 56 पे पोटेशियम क्लोरेट लिखा हुआ है सर, उसमें 17% लिखा उन्होंने जो सेल्स टैक्स है। कौन से अभी सीरियल नंबर 56 पे सर। इसमें से पीछे किसी के या सर 8th स्केड्यूल सर। हाँ 8th स्केड्यूल पे आ गया, सीरियल नंबर 56 सर। अच्छा सीरियल नंबर आपके पास है, हाँ तो उसमें क्या है सर 56 है, पोटेशियम क्लोरेट है, उसने यहाँ हाँ पे जी। लिखा हुआ है जो कि 17% है अलॉन्ग विद ₹60 पर किलोग्राम, ये सब लिखा हुआ है। हाँ मीन ये है कि उसमें टैक्स रेट स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड से कुछ उसको चेंज कर दिया गया उसने ना सर। अच्छा जी, इस तरह 9th शेड्यूल जो है ये सेलुलर मोबाइल के रिलेटेड है कि उसमें उन्होंने मोबाइल की एक प्राइस मेंशन कर दी कि अगर इस प्राइस पे है कि अगर नॉट एक्सीडिंग $30 से कम है तो उस पे टैक्स 130 रुपीज लिया जाएगा, अगर एक्सीड कर रहा है $30 को तो उस पे सेल्स टैक्स 200 रुपीज लिया जाएगा, अगर एक्सीड कर रहा है $30 बट नॉट एक्सीडिंग $100 तो उस पे 200 रुपीज टैक्स है। इसी तरह एक्सीडिंग $200 कर रहा है लेकिन 350 से नहीं कर रहा तो उस पे जो है रुपीज 1740 रुपीज है, और अगर इससे भी $50 से जो ज्यादा कर रहा है तो उस पे एटलीस्ट 17% और 9270 रुपीज विच एवर इज हायर वो टैक्स इससे लिया जाएगा। ये शेड्यूल 9 है मोबाइल के इंपोर्ट के साथ। सर ये 9th जो शेड्यूल है ये वो जो PTA मोबाइल अप्रूव करवाने होते हैं उसके लिए है ये रेट टैक्स। हाँ ये इंपोर्ट स्टेज पे बेसिकली इन पे टैक्सेस चार्ज होते हैं जो इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें वो फिर इंपोर्टर पे करते हैं ये सारा। चलिए 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल जो है ये ब्रिक्स के हवाले से है, भट्टे जो है आपके एरियाज में सबके, तो इसमें फिक्स टैक्स लगा दिया गया है और ये फिक्स टैक्स जो है ये माने इन्होंने मुख्तलिफ 3 जोन्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भट्टा फाइल करेगा तो वो मंथली जो है ना 12,500 रुपीज टैक्स पर मंथ देगा। ये रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करेगा लेकिन पर मंथ उसका टैक्स होगा 12,500 मीन इसको 3 महीनों में अगर वो करेगा तो टोटल वो 37,500 रुपीज बनेगा। तो वो आफ्टर 3 मंथ जो 15 तारीख से पहले पहले चलान जमा करवा के अपनी रिटर्न फाइल करेगा अगर इन डिस्ट्रिक्ट में। अगर अटक, चकवाल, जेलम, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, हाफजाबाद, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, चनियोट, फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट का अगर है तो वो 10,000 उस पर टैक्स उसका होगा। और अगर खुशाब, मियांवाली, बक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खां, ऑलमोस्ट ये जनूबी पंजाब है आई थिंक सारा, तो उस पे 7,500 पर मंथ इनको टैक्स देना पड़ेगा। इसी में एक भट्टों का सब्स्टिट्यूट जो होता है, ये जो सॉलिड ब्लॉक्स बनाते हैं या स्टोन्स के हवाले से सप्लाई करते हैं जो, उसका भी इसी शेड्यूल में जिक्र है। तो इसमें यह है कि एक
ये है कि इनपुट टैक्स इसका एडजस्टेबल नहीं होगा। टैक्स ऑन द सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक फॉलिंग अंडर फिक्स हेडिंग इतने शैल बी चार्ज ऑन द फिक्स बेसिस, इसका भी टैक्स फिक्स कर दिया गया है। तो इसमें है पेवर्स जो है 2 पर स्क्वायर फुट के हैं, हॉलो ब्लॉक वॉल्यूम लेस देन 1 क्यूबिक फीट जो है 3 पर पीस है। सॉलिड ब्लॉक जो है वो वॉल्यूम उसका लेस देन 1 क्यूबिक फुट है तो 3 रुपीज पर पीस है। कर्व स्टोन्स है वॉल्यूम लेस देन 1 क्यूबिक फुट है तो वो 5 पर पीस है, और कर्व स्टोन वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 क्यूबिक फुट है तो वो 10 पर पीस है। इनका टैक्स ये 10th शेड्यूल में भी फिक्स कर दिया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है 11th शेड्यूल। आपके आरटीओ जो है साहिवाल है, मुल्तान है, भावलपुर, सरगोदा में, इसमें काफी लोग रजिस्टर्ड होते हैं। गवर्नमेंट को उनको रजिस्टर्ड इसलिए होना पड़ता है कि गवर्नमेंट को सप्लाईज वो देते हैं, तो वो मजबूरन होते हैं, इसलिए इतना उनका बड़ा वॉल्यूम नहीं होता। और फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के अदारे के डीबीओज जो होते हैं जिन्होंने टैक्स डिडक्ट करना होता है, कुछ आपके दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे, तो अक्सर क्वेश्चन इसके रिलेटेड आते रहते हैं, विद होल्डिंग के रिलेटेड। जर्नल होते हैं, ये जो जर्नल ऑर्डर सप्लायर होते हैं वो वाले? हाँ जी, उनके लिए जर्नल ऑर्डर सप्लायर्स है। हाँ, ये इसकी 21 ईयर मेरी सर्विस 22 ईयर सर्विस में मैंने ये देखा है कि कॉम्पिटेंट लोग जो हैं, जो हार्ड वर्कर हैं और कॉम्पिटेंट हैं। एक तो होता है ना आप लेबर वर्क हार्ड वर्क कर रहे हैं जी, इतनी फाइलें बना दे, एक जो आप टेक्निकली अगर कॉम्पिटेंट लोग हैं तो वो शॉर्टेज है दोनों साइडों पे, जो हमारे पास अपीयर होते हैं और जो हम काम कर रहे होते हैं। तो आपका अगर कॉम्पिटेंट होंगे, आपके पास सारी नॉलेज होगा, सेल्स टैक्स का नॉलेज होगा, इनकम टैक्स का नॉलेज होगा, और उसको आप ऑपरेट करना जानते होंगे सिस्टम पूरे को, तो आप बाज़-औक़ात कमिश्नर की पावर भी यूज कर रहे होते हैं। इसमें जैसे क्रेस्ट के हवाले से मैंने आपको बात की थी कि क्रेस्ट जब आया तो मैंने उसे बड़ी इंटरेस्ट से समझा और मैंने उसको उससे बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज भी निकाली, और उन डिस्क्रिपेंसीज को मैंने फिर आगे कन्वे किया, शोकाज किए, उससे बड़े रिकवरीज भी हुई। तो अब ये है कि वो सिस्टम में उसके लिए ये होता है कि आपने उससे फोल्डर में आगे डीसी के फोल्डर से आगे एडिशनल के जाना होता है, एडिशनल के आगे कमिश्नर के जाना होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं, या रिपोर्टिंग जो करनी होती है। तो वो एक वक्त था कि मेरे पास वो फोल्डर कमिश्नर का भी था, एडिशनल का भी था और डीसी का भी था। मैंने कोई ऑपरेट करना नहीं जानता था, तो मैं क्योंकि सारे करता था, तो इसलिए वो आप बेसिकली आप कमिश्नर की पावर भी यूज कर सकते हैं कई जगह पे, आप अगर अपनी कॉम्पिटेंसी यूज करें। तो इसलिए कोशिश करें कि 2 चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट जॉब में आके। एक तो मैं समझता हूँ कि अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको अनफ कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि जो काम है आप स्मार्टली उसको करें, लेबर वर्क में ना पड़े कि आपने जी वो इतनी फीडिंग कर दी है जी, मैंने इतने ये कर दिए, लेकिन उसको स्मार्टली काम करें कि आपको जो लॉ पे ग्रिप होनी चाहिए, उसको पता हो कि ये जसरा साहब जो हैं इनको जो सेल्स टैक्स पे बड़ा अबूर है, तो अब मैंने इनसे पूछना है, डीसी साहब बुलाएं, एडिशनल बुलाएं कि ये बंदा जो लॉ की एक्सपर्ट है, क्योंकि आज इसमें बड़ी स्पेस है, बड़ा गैप है, तो मोस्टली लोग नहीं हैं इसमें एक्सपर्ट। तो आप जब एक्सपर्ट होंगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी होगी और आपको पावर्स भी दी जाएंगी, और पावर आप एंजॉय कर सकते हैं, इवन कमिश्नर की पावर भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर सारे दोस्त सुन रहे हैं तो एम आई राइट और रॉन्ग, इसके बारे में मुझे बताइए। यू आर राइट सर। पार्शली राइट सर, पार्शली कंप्लीटेड नहीं। मसलन आप कहें कि कहाँ किस जगह आके आपने फील किया कि नहीं है राइट, क्योंकि मैंने तो अपना एक्सपीरियंस 22 ईयर एक्सपीरियंस की बात की है आपको, मैंने ये कोई ऐसी बुकिश नॉलेज नहीं है, जो मैंने फील किया है वो मैंने बताया। होती है जहाँ पे आपकी कोई डिस्क्रिप्शन भी हो, जहाँ पे आपने सिर्फ सर डायरेक्शंस को फॉलो करना है, वहाँ पे पावर कोई नहीं होती। नहीं, असल में ये है कि जब आपको जो काम दिया गया है, रूम में देख ले। हाँ जी सर एक हद तक तो आप कह सकते हैं सर, मशवरा दे सकते हैं, ये कर ले वो कर ले, तो एट दी सम टाइम ऐसा आता है कि कानून छोड़े ना, जो आपको जो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इख्तियार मेरा है या आप क्या है, आप कौन होते हैं मुझे इस तरह कहने वाले? असल में वो जो लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते ना, वो चंद लोग होते हैं, लेकिन मोस्टली काम क्योंकि सिस्टम का चलाना होता है, तो आपको ज्यादा लोग आपकी कॉम्पिटेंसी का रिगार्ड करें। हाँ, ऐसी भी सिचुएशन है, आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि ऐसे वास्ता पड़ा हो आपको ऐसे,
वो बाज़ औक़ात होता है ना कि पहले बंदे से ये ऐसा वास्ता पड़ सकता है और बंदा अजम्पशन ये बना लेता है। ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि बाद सम टाइम ऑफिसर आते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने महीने के एंड पे सिर्फ हमें इनकम टैक्स पूछना होता है, सेल टैक्स का वो पूछते ही नहीं है। तो कुछ ऐसे होते हैं वो सेल टैक्स पूछते हैं, इनकम टैक्स नहीं पूछते। तो ये मतलब या तो सारे काम को प्रॉपर लेके चले ना। अच्छा, मैं इसमें था उस वक्त आई थिंक विद होल्डिंग जोन में था, तो 2 इंस्पेक्टर थे, अब मेरे नाम ज़हन से निकल गया है, वो 18 बैच के होंगे या 19 के होंगे, क्वालिफाइड थे वो, बीइंग मेरे ICM में फेलो होने की वजह से, तो वो उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो गई। तो मैं उनको काफ़ी पीटता था, यार ये इसमें बड़ा गैप है, ये ज़ाहिर है लोग ये चले गए तो उसके बाद ऑडिटर्स के बाद पीछे इसको करने वाला और सीखने वाला नहीं है, तो आप इसको सीखो। अच्छा, मैं उनको कोशिश करता था इंटेंशनली। अच्छा, उसमें फ़ायदा भी होता है कि जब आप अपनी टीम बड़ी कर लेते हो तो आपके काम की प्रोग्रेस भी ज़्यादा निकलती है। लेकिन वो मैंने देखा, मैंने जो फ़ील किया है कि आप लोग ये फ़ील करते हो, पिछले ग्रुप में भी मैंने यही बात की थी कि आप लोग ये फ़ील करते हो कि ये जी जिस पे सेल टैक्स का वर्ड लिखा हुआ है ये सीनियर ऑडिटर का काम है, ये हमारा काम ही नहीं। मैंने एक चीज़ तो आप ये फ़ील करते हो, मैंने ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि किसी के पास आ गई है ना, उसने वो इस पे सेल्स टैक्स लिखा हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट को देखना ही नहीं। ऐसे ही है ना या नहीं? नहीं सर, ऐसे ये नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मेरे साथ जो लोग रहे हैं और मैंने जो फील किया है, इवन कि मैंने ये इनको सिखाने की भी बड़ी कोशिश की कि इसमें अच्छा गैप है, आप और ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्स है, इसको आप ज़्यादा सीखें। 11th शेड्यूल जो है ये मैंने बड़ा कम्प्रीहेंसिव इसलिए जैसे आपको बताया कि आपको इस सिलसिले में ज़रूरत पड़ती रहेगी तो किया था, लेकिन अब हमारा टाइम को क्योंकि कम रह गया होगा तो इसको मैं अच्छा, विद होल्डिंग एजेंट कौन सा इसमें है कि अगर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनीज डिफाइंड अंडर ऑर्डिनेंस 2001 है इनकम टैक्स में, तो इसमें अगर तो टैक्स पेयर एक्टिव है, एक्टिव टैक्स पेयर का 1/5 सेल टैक्स जो शो हो रहा है इनवॉइस पे वो विद हेल्ड करेगा फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या ये जो विद होल्डिंग एजेंट के बारे में। इसी सर तरह अगर इसमें सर प्लीज एक इसमें बता दीजिएगा कि एक्टिव टैक्स पेयर जो सेल्स टैक्स में है वो कितने रिटर्न्स फाइल करके या क्या उसका प्रोसेस होता है? थोड़ा सा से इनकम टैक्स में तो है रिटर्न फाइल करते हैं और विद इन टाइम करते हैं तो वो हमारे इनकम टैक्स में एक्टिव हो जाता है। सेल्स टैक्स में थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा एक्टिव टैक्स पेयर। हमने कल पढ़ा था जो जब हम डेफिनेशंस परसों पढ़ रहे थे तो उसमें एक्टिव टैक्स पेयर की पढ़ी थी डेफिनेशन, तो उसमें थे कि अगर 2 इनकम टैक्स सेल्स टैक्स की कोई कंसेक्टिव रिटर्न फाइल नहीं करता तो वो इनएक्टिव हो जाता है, अगर 2 सेल्स टैक्स की नहीं करता। लेकिन मोस्टली सिस्टम ये करता है कि अगर 6 महीने तक कोई रिटर्न नहीं फाइल कर रहा तो वो इनएक्टिव उसको कर देते हैं। अगर पिछले 6 महीने की कंप्लायंस पूरी है तो फिर वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो सस्पेंड हो गया या ब्लैक लिस्ट हो गया किसी वजह से, तो फिर वो इनएक्टिव में शो होना चाहिए। सर जो वो इनएक्टिव हो गया है 2 महीने की अगर रिटर्न उसने नहीं दी तो फिर एक्टिव हो सकता है वो क्या जी क्या जी, वो करेगा रिटर्न फिर? फाइल करेगा तो अगर सिर्फ रिटर्न नॉन फाइलिंग की वजह से हुआ है तो फिर रिटर्न फाइल करेगा तो एक्टिव हो जाएगा। उसमें सर कोई सरचार्ज वगैरह नहीं है, जिस तरह सर इनकम टैक्स में वो लेट फाइलर का सरचार्ज है वो करके बंदा ड्यू डेट के बाद एक्टिव डिफॉल्ट हो नहीं, जाता है वो? उसमें ये वो सरचार्ज नहीं है, वो जो 1000 उसमें भर के उसका हो जाता है, वो बस रिटर्न फाइल करने से ही हो जाता है। सर इसमें कोई फाइलिंग स्टेटस का तो नहीं होता कि इतने % तक इसके रिटर्न फाइलिंग स्टेटस हो तो उसके बाद वो एक्टिव कंसीडर आपने हो? कभी अगर खोला हो उसमें एक्टिव टैक्स पेयर सेल्स टैक्स का, तो उसमें एक वो उसकी कंप्लाइंस लेवल दे रहा होता है। बिल्कुल सर, कंप्लायंस लेवल। हाँ, तो अच्छा सर, उसमें वो कंप्लाइंस लेवल जो है वो किसी एक स्टेज में कम, जैसे ला तो कहता है कि 2 कंसेक्टिव नहीं फाइल करता तो उसको वो इनएक्टिव कर देते हैं, लेकिन बाजू का नहीं भी सिस्टम कर रहा होता तो उसमें वो उस लेवल के मुताबिक वो करते हैं उसको। प्लीज 1 पॉइंट सर, कि ऐसी कानून में या लॉ में कोई चीज मेंशन नहीं है कि वो अगर कंसेक्टिवली उसने 6 मंथ्स की रिटर्न नहीं फाइल की और अब उसको अगर कमीशन रिटर्न में अप्रूवल दे देता, क्या यहाँ ये चीज कोई मेंशन है कि उसको पेनल्टी वो पे करना मस्ट है? विदाउट पेनल्टी भी अप्रूवल हो सकती है कमिश्नर के थ्रू?
पेनल्टी तो मस्ट है, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 6 महीने की नहीं बल्कि जितनी भी उसने नॉन फाइलिंग की है उसको देनी ही देनी है, वो आपने इन्फोर्स करवानी है और उनसे रिकवर करनी है। लेकिन अगर वो उसको कमिश्नर की अब स्वाबदीद है तो उसको परमिशन दे देता है, अदरवाइज पेनल्टी जरूरी है, वो कंपलसरी है। सर ये प्लीज कंसर्न इसका सेक्शन कौन सा होगा? 14 रजिस्ट्रेशन में तो वो नहीं? सेक्शन 33 का 1 का ही है, पहला ही है जो रिटर्न नॉन फाइलिंग का है ना सर वो सेक्शन पेनल्टी क्या है ना, 33। ये रिटर्न में अप्रूवल जो लेनी होती है कमिश्नर साहब से, वो 26 होगा सर। 26 नहीं, में वो इसको तो रिटर्न 26 अप्रूवल जो उसमें है कि वो कमिश्नर की अप्रूवल से वो कर सकता है रिटर्न फाइल। अगली जो आपने वो कल पढ़ा भी था ना 26 में। अच्छा 26 में ये फर्दर मिल जाएगी कि वहां पे एक पेनल्टी पे करने के बाद ये अप्रूवल मिलेगी, या वैसे भी मिल सकती है? नहीं, वो उधर शायद ये तो नहीं लिखा होगा पेनल्टी, तो ये कंपलसरी है, मतलब ये ऐसी नहीं है कि पेनल्टी को पे ना करे तो उसको अप्रूवल मिल जाती है, ये कमिश्नर दे दे तो अलग बात है, अदरवाइज पेनल्टी कंपलसरी है, वो होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है कि फेडरल गवर्नमेंट जो या ऑटोनोमस बॉडी जो पहले भी वही विद होल्डिंग एजेंट है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन उसको सप्लाईज करने वाला जो है होलसेलर है, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसका वो 1/10 विद हेल्ड होगा, ठीक है, विद होल्डिंग एजेंट उसका करेगा। फिर फेडरल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी पर्सन अदर देन एक्टिव पर्सन होगा, तो अदर देन एक्टिव पर्सन होगा तो उसमें जितना भी टोटल वैल्यू का जो सेल्स टैक्स पूरा 17% जो है ना होल्ड सेल टैक्स जो इस पे एप्लीकेबल होगा, वो उसने जाहिर है अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो एडवाइस तो नहीं उसको करेगा, तो फिर उसकी वो फ्रैक्शन से हम कैलकुलेट करेंगे 17%, तो 17 पूरा जो है वो विद हेल्ड किया जाएगा। 10 शेड्यूल के हवाले से एक थोड़ा सा सवाल है कि जहाँ पे अगर दूसरा बंदा जो सप्लायर है वो इनएक्टिव है या अनरजिस्टर्ड है, तो उसका फिर फुल चार्ज होगा? वो उसकी आगे आ रही है, वो आपको वही मैं बता रहा था जब आपने ये पूछा है ना, तो उस वक्त यही बात कर रहे हैं कि पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर। ओके, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो यही बात हम कर रहे थे कि पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर जो है उसकी पूरा सेल्स टैक्स जो है वो विदहेल्ड होगा। गॉट इट सर। अच्छा, इसके बाद अगर कोई पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर है और वो कंपनीज किसी को सप्लाईज दे रहा है, ठीक है, या सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज दे रहा है, तो वो 5% ऑफ द ग्रोस वैल्यू ऑफ सेल टैक्स आप उसका विदहेल्ड करेंगे। ये एक ऑडिट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा कि जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं तो ये काफी आता है कि उसने अनरजिस्टर्ड से जो सप्लाई की तो वो 5% उसने ग्रॉस वैल्यू का टैक्स विदहेल्ड करना होगा रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन एज ए रिसीट ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, अगर कोई रिसीट कर रहे हैं किसी से एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ले रहे हैं तो उसका भी पूरा सेल्स टैक्स जो है वो विदहेल्ड किया जाएगा। अगर कैन मोलाइसिस, सर काइंडली अगर प्रीवियस इससे स्लाइड अगर आप एक दफा जी सर, यहाँ पे है अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर्स, अनरजिस्टर्ड की आपने बात की कि अनरजिस्टर्ड से वो 5% ग्रॉस वैल्यूज है, तो एक इससे पहले सर आपने बताया था कि जब भी अनरजिस्टर्ड की बारी आएगी तो 17% के साथ साथ वो पहले जो थी वो गवर्नमेंट अगर बॉडीज ले रही 3% फर्दर टैक्स की भी बात की थी आपने। वो तो सप्लाईज पे था यार, ये तो विद होल्डिंग की अब आप बात कर रहे हैं, वो हम जो कर रहे थे वो सप्लाईज थी कि जब वो सेल्स करेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा तो 17% के साथ 3% एक्स्ट्रा चार्ज करेगा फर्दर टैक्स। ठीक सर। अब हम इधर बात कर रहे हैं कि किसी ने सप्लाईज की और उसका हमने सेल टैक्स विद हेल्ड करना है। विद होल्डिंग तो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, इनकम टैक्स में तो विद होल्डिंग पूरा इनकम टैक्स विद होल्डिंग पे चला गया। अच्छा, इस पे अगर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज आप रिसीव कर रहे हैं तो फिर तमाम सेल्स टैक्स पूरे का पूरा सेल टैक्स जितना उस पर एप्लीकेबल है वो विद हेल्ड होगा, और केन मोलाइसिस पे भी जो है पूरे का पूरा सेल्स टैक्स विद हेल्ड होगा। अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग लेड बैटरीज की अगर बात हो रही है, लेड बैटरी का मैन्युफैक्चरर है और वो पर्सन जो उनको इस ये आइटम्स सारी दी हुई हैं कि ये उसको अगर सप्लाईज करता है तो फिर उसका वो 75% ऑफ द सेल टैक्स जितना एप्लीकेबल है वो विद हेल्ड करेगा, विद होल्डिंग। अच्छा, एक आजकल काफी चल रहा है मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, तो जो पर्सन अदर देन टैक्स पे एक्टिव टैक्स पेयर है और वो रिटर्न
इसकी कर रहे हैं, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस कर रहे हैं, तो 1% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सप्लाईज provided that the provision of this entry shall be effective from the date of the notified by the board। कि इस जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक बंदा कर रहा है, जैसे आजकल आप लोग काफी इससे, क्योंकि यंग पर्सन जो है वो ज्यादा ऑनलाइन परचेज सेल करते हैं, ज्यादा एक्टिव हैं आप लोग हमसे, तो उसमें जो मार्केट प्लेस बंदा कर रहा है, सप्लायर कोई और होता है, बाहर कोई और होता है, लेकिन फैसिलिटी ऑनलाइन मार्केटिंग वाला जो दे रहा होता है, उसका जितनी इनकम होगी उसका 1% हम सेल टैक्स देंगे। सर प्लीज मेरा एक क्वेश्चन है सर 11th शेड्यूल के हवाले से जनरली सर। कौन से पे? सर 11th शेड्यूल के हवाले से जनरली है सर, जैसे कि ये जो अभी स्लाइड नजर आ रही है हमें, इसके कॉलम नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 1% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज। इसी तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा कि कहीं पे 1 ऑफ 5th था, 1 ऑफ 10th था, जैसे कि अभी स्लाइड में 75% है। तो सर उसका जो रिमेनिंग ऑफ, जी सर, इसका जो रिमेनिंग सेल टैक्स है वो क्या ये सप्लायर खुद अपनी रिटर्न के साथ डिपॉजिट करवाएगा? जी जी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि वो उसने ज़ाहिर है इनपुट भी उसमें कुछ ना कुछ क्लेम करना होगा, तो वो इनपुट के अगेंस्ट उसका वो एडजस्ट हो जाएगा। राइट सर, गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें वो जो 11th शेड्यूल में कुछ लोगों को जो एक्सक्लूजन दी गई है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब इनका विद होल्डिंग नहीं होगा, वेजिटेबल घी है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, गुड्स स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल है, उनका भी नहीं होगा। सप्लाई मेड बाय इंपोर्टर ऐसा जिसने इंपोर्ट स्टेज पे वैल्यू एडिशन 3% पे की है, वो भी नहीं होगा। एक्टिव टैक्स पेयर जो है दूसरे एक्टिव टैक्स पेयर को करेगा, उस पर भी नहीं होगा। सप्लाई ऑफ सैंड, स्टोन, ग्रेवनल्स, क्रैश वगैरह, इस पे भी ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को होगा तो उस पे भी नहीं होगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट है तो वो नहीं। अच्छा जी, 12th शेड्यूल है, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि जब कोई इंपोर्टर इंपोर्ट करता है, उसमें अगर वो कमर्शियल इंपोर्टर है, क्योंकि इसमें भी आगे काफी लोगों को एक्सक्लूजन है, तो मैं फिर वही बात बता देता हूँ कि जिन लोगों को ये टैक्स पे करना पड़ता है वो मोस्टली एक कमर्शियल इंपोर्टर है। कमर्शियल इंपोर्टर जब इंपोर्ट करता है तो वो 17% प्लस 3% मीन टोटल 20% एट द इंपोर्ट स्टेज पे सेल्स टैक्स पे करेगा। इसका मकसद क्या था? जो इंपोर्टर इंपोर्ट करते थे वो टोटल आके अनरजिस्टर्ड को सेल्स डाल देते थे, क्योंकि उनका इनपुट टैक्स वैलिड होता था, तो उसको अनरजिस्टर्ड को वो सेल्स डालने की तरह ये होता था कि वो उसका 3% बस उन्होंने पे किया, या किसी को रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइसेस उन्होंने बेच दी पूरे पे, और उसने आगे गवर्नमेंट सेक्टर को दे दी, फेक ऑन फ्लाइंग इनवॉइसेस कर दी, तो उसमें वो वैल्यू ऐड नहीं करता था, तो अगले को लेकिन इनपुट मिल जाता था, या फिर अनरजिस्टर्ड को बेच के सिर्फ 3% फर्दर टैक्स पे कर देता था। तो उसको रोकने के लिए ये एक 3% एट द स्टेज ऑफ इंपोर्ट पे ही ले लिया। तो इस तरह ये अगर 3% उधर वो टैक्स पे करेगा तो उसकी जो वैल्यू टोटल है, उस वैल्यू का आप कह लें कि ऑलमोस्ट वो 17.6% या 18% वैल्यू एडिशन एट लीस्ट इतने टैक्स पे बनती है, 3% पे, तो वो इतनी एट लीस्ट जो है वो इतनी टैक्स पे करेगा। ये रिफंडेबल नहीं होता, अगर कैरी फॉरवर्ड बढ़ गया है तो ये रिफंडेबल नहीं है, क्योंकि ये इतने का उसको वैल्यू एडिशन करनी ही करनी है। तो इससे अगर वो एक्सीड कर गई है तो वो फिर सेल टैक्स पे कर देगा। इसके बाद 13th शेड्यूल है। कल हमने 13th शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ द स्टील प्रोडक्ट्स shall determine the as per criteria specified against each of the table। क्या है ये कि जैसे स्टील, बिलेट एंड इंगट, किसी ने स्टील सेक्टर में या किसी स्टील के किसी कारखाने में कभी कोई गया हो या कुछ देखा हो आप में से? कोई नहीं गया? नहीं सर जी। किसी को अंदाजा है बिलेट या इंगट क्या होता है? वल्लाह आलम सर, कोई पता नहीं है। मुल्तान वालों को पता होना चाहिए, ये ट्राले अक्सर इनके वो मुल्तान रोड से गुजर रहे होते हैं, कराची से आ रहे होते हैं स्टील मिल से। सर ये वो जो बनते हैं आगे सरिया बनाया जाता है उस स्टील से। बिलेट जो होता है, जो स्टील रॉ स्टील होता है ना,
जिससे एक स्टेज ये होती है कि जब मेल्टर है एक, उसने स्क्रैप लिया, स्क्रैप से उसने मेल्टिंग की, और मेल्टिंग करने के बाद जिस तरह से एक बाला होता है, बाला, उसको बाला बोलते, वो उधर यूज भी बाला ही करते हैं उसको। ये लेंटर और टीआर से पहले लकड़ी के बाले छतों पे होते थे। है किसी को आइडिया इसका? जी जी सर। जी 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 जी। हाँ, वो उस शेप का एक ना वो स्टील का एक बाला बन जाता है, वो सॉलिड लोहे का बाला होता है। अच्छा, उसको फिर आगे वो री रोलर ले जाता है, उसको मेल्टर कहते हैं। वो जो बंदा ये चीज बनाता है ना, वो मेल्टर होता है, स्टील मेल्टर। तो जब स्टील मेल्टर उसको बना देता है तो फिर आगे एक री रोलर वाले होते हैं जो रोल करते हैं, उसको इतना रोल करते हैं कि उससे फिर वो सरिया, लंबी सलाखें सरिये की निकल जाती हैं। वो बाला छोटा हो सकता है, 3 फुट का हो सकता है, 4 फुट का, 5 फुट का, जितनी वो कैपेसिटी जिस तरह से मिलती होती है। तो उससे फिर आगे वो मुख्तलिफ पार्ट्स बन सकते हैं। मतलब किसी ने वायर बनानी है, किसी ने सरिया बनाना है, मोटा सरिया, छोटा सरिया। वो जो री रोलर होता है सरिया बनाने वाला, जो वो बाले बनाता है स्टील को मेल्ट करके, उसको हम मेल्टर कहते हैं। जो वो बाले से आगे सरिया बना देता है उसको हम री रोलर कहते हैं। तो इनके लिए टैक्स की उन्होंने प्रोडक्शन का जो लगाया है कि अगर तो पर्सन है मेल्टर, मेल्टर जो है वो 700 किलोवाट जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, तो 1 मेट्रिक टन जो है ना वो एक स्टील बिलेट बनाएगा उससे। मतलब हम इसकी प्रोडक्शन का इससे अंदाजा लगाएंगे कि उसने 700, अगर टोटल प्रोडक्शन जो है उसको 700 पे आप डिवाइड कर लें, या जितनी इलेक्ट्रिक यूनिट कंज्यूम हुए हैं उसको आप 700 से डिवाइड करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन उसकी आ जाएगी। अब आपको पता चल जाए कि टोटल प्रोडक्शन इतनी है लेकिन इसने इतनी डिक्लेयर की हुई है, तो उसमें शॉर्ट आपको पता चल सकता है कितनी है। अब वो ये होगा कि एक स्टील री रोलर जो है उसको लेके जब वो उससे सरिया बनाएगा तो उसकी 110 किलोवाट एक टन सरिये पे एनर्जी खर्च होगी। तो इसी तरह हम जितनी उसकी इलेक्ट्रिक यूनिट कंज्यूम हुए होंगे उसको आप 110 पे डिवाइड करेंगे तो उसके टोटल प्रोडक्शन निकल आएगी कि इतनी उसकी प्रोडक्शन है। अच्छा, अब कुछ यूनिट जो होते हैं वो कंपोजिट यूनिट होते हैं, उसमें उनकी भट्टी भी लगी होती है, मेल्टर भी होते हैं, और साथ री रोलर भी उनका लगा होता है, री रोल भी करते हैं। तो फिर हमने ये करना है कि उसकी टोटल प्रोडक्शन जो है 700 प्लस 110 उसमें ऐड करके 810, 1 टन सरिया बनाने के लिए उसको 810 यूनिट दरकार होगी। ठीक है। फिर इसमें एक शिप प्लेट्स होती हैं जो कराची में अगर कभी किसी को इत्तेफाक हो, गडानी उधर एक है जिसमें शिप ब्रेकिंग, जो पुराने वेसल्स हो जाते हैं जिनका मीन आगे यूजेबल नहीं रहते, तो वो पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री है शिप ब्रेकिंग, तो उसको तोड़ के उसकी फिर आगे स्टील स्क्रैप यूज कर लिया जाता है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि इसका वेट टनज के हिसाब से होता है कि कितने टन का वो शिप है। तो उसकी 85% ऑफ द वेट ऑफ द टोटल वेसल जो होता है ना, उसको हम कंसीडर करते हैं कि इसमें से इतना टोटल स्टील निकला है। अच्छा, अब इसमें तो हमने स्टील की प्रोडक्शन तो हमने बना ली कि इसकी प्रोडक्ट निकलती है। कल मैंने आपको बताया था कि उसकी फिर आगे वैल्यूएशन के ना टाइम टू टाइम एसआरओ आते रहते हैं। अभी जो करंटली एसआरओ प्रीवेल कर रहे हैं 489 2022 का है, तो जिसमें हमने अभी आगे उसको टैक्सेशन भी करना है ना। प्रोडक्शन तो हमने इसकी जान ली इतनी है, अब उस प्रोडक्शन से रिलेटेड आपने टैक्सेशन उसकी करनी है। तो टैक्सेशन जो है 5 अप्रैल 2022 को जो लास्ट एसआरओ आया है उसके मुताबिक जो स्टील बार है जिसको हम सरिया कहते हैं, लॉन्ग प्रोफाइल है, उसकी 1 मैट्रिक टन की है 1,64,000 रुपया। 1,64,000 वैसे ये कम है, अभी इसको और रिवाइज हो जाना चाहिए क्योंकि मार्केट में अभी जो है ना वो बिक रहा है तकरीबन 2,40,000 में। लेकिन इसमें एक लाइन उन्होंने मेंशन की होती है कि अगर तो टैक्स जो है इससे मार्केट में रेट ज्यादा है, ये मिनिमम है, ये रेट जो है मिनिमम है। आपके अगर किसी की लाइबिलिटी आप खुद बना रहे हैं तो उसको आप फिर ये मार्केट रेट लगा सकते हैं कि मार्केट रेट के मुताबिक इतना है तो आप इतने पे दे रहे हैं। ये इसमें मेंशन है, एसआरओ में मेंशन होता है। सर ये इस तरह से SRO वो जो स्टील बिलेट है उसकी 1,33,000 रुपया है, स्टील इंगट की 1,26,000 सर ये रुपया SRO का है। काइंडली बता दीजिएगा नंबर। हाँ जी, एसआरओ है 489 2022। तो इससे आगे फिर आप उसकी जितनी वैल्यू निकलेगी उसके सेल्स टैक्स लगा के तो उसकी
लायबिलिटी आप निकाल सकते हैं।